हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होने वाला है डाल्टन पद्धति। डाल्टन पद्धति को हम और भी कई नामों से जानते हैं। प्रयोगशाला योजना कहते हैं, ठेका विधि कहते हैं, बहुत सारी नामों से जान सकते हैं। अब इस विधि को देने वाली कौन थी? उनका नाम था मिस हेलन पार्कहर्स्ट और साथ ही में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। ये जो थी ये बहुत हद तक क्या थी, हमारे मॉन्टेसरी, जो मारिया मॉन्टेसरी थी उनसे बहुत हद तक प्रभावित थी और जो हमारे जॉन डीवी थे उनसे बहुत हद तक प्रभावित थी। इन्होंने मारिया मॉन्टेसरी के साथ में बहुत सारे काम किए थे और मारिया मॉन्टेसरी के साथ काम करने के बाद में इन्हें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ था, जानकारी हुई थी, पता चला था। तो ये जो डाल्टन पद्धति है वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखती है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे, कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग है। तो क्या है, ये बच्चों की स्वतंत्रता पे भी काम करती हैं, जो हमारी मनोवैज्ञानिक हेलन है। और साथ ही में ये जो है जॉन डीवी से प्रभावित थी। तो ये जो पद्धति है वो लर्निंग बाय डूइंग पे भी बेस्ड है, यानी इन्होंने क्या कहा, बच्चे क्या है स्वतंत्र रूप से सीखेंगे, अनुभव द्वारा सीखेंगे, क्रिया करके सीखेंगे तो वो बेहतर सीखेंगे। साथ ही में ये कुछ बच्चों को पढ़ाती थी तो इन्होंने देखा कि ये जब खुद से बच्चों को पढ़ाती थी तो बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते थे। साथ ही में जब इन्होंने खुद से बुक्स दी बच्चों को पढ़ने के लिए तो बच्चे क्या कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे थे या खुद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो इन्होंने इस बात पे काम किया कि जब हम बच्चों को क्या करते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। और साथ ही में ये कहती थी कि जब हम बच्चों को क्या करेंगे, खुद से पढ़ने के लिए देंगे, खुद से क्या करेंगे, टीचर का काम सिर्फ इतना सा होगा, एक उन्हें गाइड करने का, पथ प्रदर्शन का, उन्हें क्या होगा, वो सिर्फ सलाह देने का काम, टीचर सिर्फ उन्हें डायरेक्शन देने का काम करेंगे। साथ ही में जो हमारी मनोवैज्ञानिक हेलन थी उन्होंने ये भी कहा कि जो स्कूल्स होने चाहिए उसमें क्या है, लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाओं को इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया और कहा कि जो कक्षाएं हैं उनको लेबोरेटरीज बना देना चाहिए। लेबोरेटरीज का मतलब ये है कि आप जो है कक्षाओं में जैसे अलग अलग विषय की या अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्लासेस होनी चाहिए, उन्हीं को प्रयोगशाला का रूप दे देना चाहिए। प्रयोगशाला का मतलब जैसे हमें साइंस की लैब बनानी है या कक्षा को ही हमें प्रयोगशाला का रूप देना है तो हमें क्या करना है, साइंस के जो हमारा विषय है उससे रिलेटेड हमें बुक्स वहां रखनी है, चार्ट्स रखने हैं, ऑपरेटर्स रखने हैं, टूल्स रखने हैं, जिससे कि बच्चा वहां स्वयं से क्रिया करेगा, खुद से नोट्स बनाएगा, खुद से सीखेगा, खुद से करेगा। तो ये क्या कहलाएगी, तो वहां पे क्या होगा, बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। साथ ही में ये इस बेस पे भी काम करते हैं कि बच्चों को किसी भी विषय को पढ़ने के लिए रोका ना जाए। बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को कितनी भी देर पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई पीरियड होना चाहिए। अगर बच्चे को किसी और विषय में इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए और वो उस सब्जेक्ट पे काम कर सकता है, पढ़ सकता है कितनी भी देर। तो इस बेस पे ये पद्धति काम करती है। अब देखिए हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो इतना तो हम लोग देख चुके थे कि इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था। साथ ही में इन्होंने इनका कहाँ हुआ था और कब हुआ था तो ये देख रहे थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में। 1959 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अभी जो डाल्टन पद्धति है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला को महत्व देती है। अभी मैंने कहा कि ये लेबोरेटरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, मतलब बच्चे प्रयोग करके, क्रिया करके, अनुभव द्वारा सीखे। जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट का मतलब हम कह सकते हैं पूरी एक हफ्ते में दिया गया काम। टीचर्स कुछ ऐसा काम देंगे जो बच्चे पूरे हफ्ते करेंगे और एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा, एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी जिसमें बच्चों को जो असाइनमेंट है, जो भी टॉपिक, जो प्रॉब्लम दी गई है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होंगे, टीचर्स से सलाह लेने के बाद में खुद सॉल्व करेंगे। मतलब बीच बीच में टीचर्स से क्या करेंगे, निर्देशन भी लेंगे और क्या करेंगे, खुद की जो प्रॉब्लम टीचर द्वारा दी गई है उसको पूरा करेंगे। जैसे हम कॉलेजेस में भी देखते हैं असाइनमेंट दिए जाते हैं और एक समय सीमा और एक डेट निर्धारित कर दी जाती है जब हमें उस असाइनमेंट पे वर्क करना होता है, खोज करना होता है, डिस्कवरी करनी होती है और पूरा डिटेल में निकालना होता है, खुद से ही सीखना होता है। सेल्फ स्टडी पे इन्होंने काम किया ही है, बताया ही है। तो बच्चा खुद से देखेगा, सीखेगा, करेगा और उन असाइनमेंट को कंप्लीट करके टीचर को दे देगा आके। वहीं अगर हम देखें तो जो हमारे सब्जेक्ट हैं या हम कह सकते हैं जो हमारे लेसन्स हैं उनको इकाई में भी तोड़ दिया जाता है। इकाई का मतलब हम कह सकते हैं एक दिन में दिया गया काम, मतलब एक पार्ट है हमारे, हमने उनको ऐसे तोड़ दिया इकाइयों में। इकाइयों का मतलब टीचर्स एक दिन में भी काम पूरा करने के लिए किसी टॉपिक को, किसी प्रॉब्लम को दे सकता है, साथ ही किसी टॉपिक को एक हफ्ते में भी सॉल्व करने के लिए दे सकता है। असाइनमेंट के रूप में बच्चा पूरे हफ्ते उस टॉपिक पे, उस प्रॉब्लम पे काम करेगा और टीचर्स को एक समय सीमा तक
ऐसा निर्धारित है जब उसे उस टॉपिक को कंप्लीट करके टीचर को असाइनमेंट कंप्लीट करना है। लेकिन जो टीचर्स हैं वो वहां पे फाउंडेशन नहीं रखेंगे। हालांकि एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखा जा रहा है। हो सकता है कोई कम आईक्यू वाला बच्चा हो, कोई ज्यादा आईक्यू वाला बच्चा हो सकता है कोई बच्चा एक हफ्ते में कंप्लीट करके दे दे, हो सकता है दूसरा बच्चा एक हफ्ते में कंप्लीट करके ना दे पाए। तो उस बेस पे भी ध्यान रखा जाता है कि अगर जो दूसरा वाला बच्चा है उसको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया तो उसको क्या किया जाता है, ज्यादा परेशान नहीं किया जाता, एक तरीके से दंड नहीं दिया जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर वो 2-3 दिन बाद भी आता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसे डांटा या फटकारा नहीं जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है और वो खुद से स्वयं से सीखने की क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस बेस पे ये जो पद्धति है वो वर्क करती है। साथ ही में अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। अभी मैंने देखा कि बच्चे क्या हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। साथ ही में ये पद्धति बाल केंद्रित पद्धति एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति है। से आप समझ ही रहे हैं कि बच्चा सेंटर में है और स्वयं से कार्यों को करके सीख रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो बाल मनोविज्ञान का मतलब ये है, जो साइकोलॉजी है वो इसी पे बेस्ड है कि बच्चा खुद से क्रिया करके सीखेगा, खुद से कार्यों को करके सीखेगा, तब जाके क्या करेगा, वो किसी भी टॉपिक को या किसी भी ज्ञान को, किसी भी विषय वस्तु के ज्ञान को अपने अंदर रख पाएगा, संरक्षित कर पाएगा, एक तरीके से लंबे समय तक यूज कर सकेगा अपनी लाइफ में भी। ठीक है, तो ये जो है वो एक मनोवैज्ञानिक पद्धति भी मानी जाती है। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने ये जो पद्धति अपनाई, यानी 1912 ईस्वी में इन्होंने 8 से 12 साल तक के जो बच्चे थे, ये जो पद्धति है वो प्राइमरी लेवल के लिए नहीं है, यानी ये छोटे बच्चों की कक्षाओं के लिए ये पद्धति मान्य नहीं है, बल्कि ये जो पद्धति है वो माध्यमिक स्तर के लिए और उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में भी इसका यूज किया जाता है। देखिए, इन्होंने 1912 ईस्वी में 8 से 12 साल तक के बीच में जो भी बच्चे आते हैं उनकी शिक्षा पे उसका निर्माण किया। साथ ही में हम बात करें तो इन्होंने 1912 ईस्वी में इस पद्धति को निर्मित तो कर लिया और इनके माइंड में ये चीजें चल भी रही थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे जब पूरा साल निकल गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1913 ईस्वी से लगभग के समय में इन्होंने क्या किया, प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं रियल प्रैक्टिकल किए, हम कह सकते हैं यथार्थ प्रयोग किए, इन्होंने बच्चों के ऊपर वास्तविक प्रयोग किए कि ये जो पद्धति है वो वर्क कर भी रही है कि नहीं कर रही है, या बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किए, प्रयोग किए बच्चों पे, छात्रों पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो इन्होंने इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया, तो इन्होंने इस पद्धति को एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ढीली पड़ गई। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या कह सकते हैं पद्धति पे कोई काम नहीं किया। धीरे धीरे जब समय बीत गया, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद 1919 और 20 के दशक में इन्होंने क्या किया, दोबारा से प्रयोगशाला पे काम करना, अपनी लेबोरेटरी में काम करना शुरू किया और इस पद्धति को भी निर्मित किया, विकसित किया, अपडेट किया। और साथ में 1920 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक चाइल्ड यूनिवर्सिटी स्कूल भी खोला, जहां पे इन्होंने बच्चों को इसी पद्धति के द्वारा शिक्षा भी दी। अब ये जो पद्धति है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखती है। हर एक बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वयं से ही क्या करेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, क्रिया करेगा और ज्ञान को क्या करेगा, स्थायी करेगा। कुल मिला के ये पद्धति बच्चों पे जोर जबरदस्ती से ज्ञान को थोपने वाली नहीं है। टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करेगा, सुगमकर्ता या सुविधादाता का काम करेगा। तो ये जो पद्धति है, अब आप कहेंगे कि मैम इस पद्धति का नाम कहाँ से आया, तो क्योंकि जानना होता है, नाम इनका हेलन है और इस पद्धति का नाम तो दूर दूर तक, तो यहाँ ये जो पद्धति है जहाँ ये पैदा हुई थी अमेरिका में, वहीं एक शहर का नाम डाल्टन था, तो इसीलिए इनकी जो ये पद्धति है उसका नाम भी क्या पड़ा, डाल्टन पद्धति पड़ा। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम फटाफट से एक डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि जो हमारी डाल्टन विधि है उसकी परिभाषा क्या है। ये जो हमारी परिभाषा है वो भी हेलन के द्वारा ही दी गई है, जो हमारी मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है डाल्टन पद्धति एक यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिक कार्य के सिद्धांत को कह सकते हैं कार्य में लाया जाता है। यानी हर बच्चा क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप से क्या करेगा, कार्य करेगा या किसी समस्या का समाधान करेगा, खुद से क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। किसके द्वारा, टीचर के जो है वो हेल्प के द्वारा, या टीचर के दिशा निर्देश के द्वारा, या टीचर के पथ प्रदर्शन देने के द्वारा। मतलब टीचर हेल्प करेगा किसी भी समस्या के आने पे और बच्चे खुद से स्वयं से कार्य करके सीख रहे हैं। यह स्कूलों का सरल तथा आर्थिक पुनर्संगठन है जहां शिक्षक और बालकों को अधिक उपयोगी रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मतलब टीचर और जो
हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, पूर्ण रूप से संलग्न होंगे, पूर्ण रूप से क्या करेंगे, अपनी सहभागिता दिखाएंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे और किसी भी समस्या का समाधान खोज निकालेंगे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। ये जो डाल्टन पद्धति है वो 2 सिद्धांतों पे यानी इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं मेन, जिसपे ये वर्क करती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर जो बंधन है उससे नष्ट। जैसे आपको इतने मिनट में ये वाला पीरियड पढ़ना पड़ेगा या ये इस वाले पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और नेक्स्ट पीरियड उसका है, तीसरा पीरियड उसका है, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई टाइम टेबल सेट नहीं है। कुल मिला के इनकी पद्धति के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करेगा, जितनी देर उसका जो मन करेगा वो पढ़ेगा। कुल मिला के क्या करेगा, इसमें बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। दूसरे में कह रहे हैं, यानी दूसरे में ये कह रही हैं कि विषय जिस विषय में उसे इंटरेस्ट होगा वो उस विषय को कितनी भी देर पढ़ सकता है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता है, डिस्कवर कर सकता है। शायद उसका इंटरेस्ट उस चीज में हो, वो पढ़ना चाहता हो तो उसे स्वतंत्रता दी जा रही हो। कोई टाइम टेबल सेट नहीं है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जिस हिसाब से वो पढ़ना चाहता है, क्रिया करना चाहता है, देखना चाहता है चीजों को, तो उसे करने की स्वतंत्रता है। टीचर सिर्फ वहां पे फैसिलिटेट करेगा, देखेगा और उससे उसकी मदद करेगा। और जब हम लोग फटाफट से डाल्टन जो हमारी विधि है उसके गुण और दोषों को भी देख लेते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पे बात की जा रही है स्वतः अध्ययन पर बल, यानी बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यानी स्व शिक्षा ले रहे हैं, खुद से वर्क कर रहे हैं। और अच्छा एक बात मैं और बताना भूल गई, यहाँ पे क्या होगा, बच्चे ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब कोई डाउट बनता है तो ग्रुप में एक सम्मेलन टाइप का कर दिया जाता है, कॉन्फ्रेंस टाइप की हो जाती है, जिससे कि बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में भी आ सकते हैं इस वाली विधि में। वैसे ज्यादातर मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती है, बट लोगों को ग्रुप में भी रखा जाता है बच्चों को, और उन्हें डिस्कशन के मौके दिए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक पद्धति तो ये है ही, साथ में यहाँ पे क्या होगा, बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, योग्यता के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे कोई मानसिक दबाव नहीं होगा कि तुम्हें ये करना ही करना है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखा जा रहा है, यानी कोई मानसिक दबाव नहीं है। साथ ही में हम देखें तो व्यक्तिगत निर्देशन दे सकता है जो टीचर है, अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके से बता सकता है, उसे सुझाव दे सकता है, और एक तरीके से कैसे चीजों को देखना है या चीजों को कैसे सॉल्व करना है उसको क्या कर सकता है, बता सकता है अच्छे से। देखिए ग्रुप में या क्लासरूम में जो बच्चे जिनका IQ लेवल कम होता है, उनको अच्छे से समझ नहीं आता, तो टीचर क्या कर सकता है, व्यक्तिगत निर्देशन देगा, तो हर बच्चे को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग समझ आएगा। यहाँ पे किसी को ज्यादा या कम नहीं, सभी को समान अवसर भी दिए जाते हैं। क्या होगा, जो लिखित कार्य हैं वो क्या करेंगे, टीचर्स चेक करेंगे और जो उनकी गलतियां होंगी वो उनके सामने ही उन्हें बताएंगे, जिससे कि बच्चे क्या कर सकेंगे, गलतियों को भी समझ सकेंगे। जो करेक्शन है टीचर क्या करेगा, बच्चों के सामने करेगा, और कहाँ पे उन्होंने क्या मिस्टेक की है और उनको कैसे सुधारना है, टीचर इस बात पे भी गाइड करेगा। अपनी समस्या क्या करेंगे, अलग अलग टीचर से भी निराकरण करवा सकते हैं। यानी अगर हमें साइंस के टीचर पसंद है तो हम मतलब एक तरीका होता है ना कि टीचर्स के पढ़ाने का वे समझ आता है, या हम कह सकते हैं कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। जब बीएड चल रहा था तब भी मुझे लगता था कि कुछ टीचर्स ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ाते सभी अच्छा थे, लेकिन मुझे किससे समझ आ रहा है वो मैटर कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग टीचर से समझ आता है। तो जस्ट यहाँ पे भी हो रहा है, जो बच्चा है वो किसी भी टीचर से क्या कर सकता है, जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अगर उसे नहीं आ रहा है तो वो किसी भी टीचर से पूछ सकता है और हेल्प ले सकता है। साथ में सहयोग व सामाजिकता की भावना का विकास होता है। कुछ कुछ कॉन्फ्रेंस भी करवाई जा रही है, साथ में सीख रहे हैं, ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं मिलके, तो क्या है वहां पे सहयोग की भावना भी आ रही है, एक साथ मिलने की, रहने की, चर्चा करने की क्षमता भी डेवलप हो रही है। टीचर्स का जो काम होगा वो क्या होगा, मित्र का होगा, एक फ्रेंड का होगा, एक फिलोसोफर का होगा और एक गाइड का काम होगा एक टीचर का। बाकी वो अलग से कुछ भी नहीं ला देगा, यानी हम कह सकते हैं वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली से रहेगा, जो बच्चा कहेगा उसको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा, उसे सही सलाह देगा। साथ में एक तरीके से कह सकते हैं जो फिलोसोफर है उसका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिकनेस रख रहा है और हर बच्चे में कुछ ना कुछ करने की क्षमता है, उसको पहचानना और उसको उस दिशा में निर्देशित करना या गाइड करना या उसे दिशा दिखाना कि तुम इस बात पे चलो। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को किसी और
और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको छुड़वा के दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने लगते हैं, बट ये विधि इस बेस पे काम नहीं करती है। यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जिस विषय में इंटरेस्ट ले रहा है उसको उसी पाथ पे जाने दो, आगे वो उसी फील्ड में आगे बढ़ जाएगा। तो टीचर भी क्या करेंगे, पहचान सके कि कौन सा बच्चा किस विषय में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, निर्देश देंगे, गाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग। और तो फिर अगला अगर हम बात करें तो जब बच्चे रुचि के साथ सीखते हैं, जब इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं और उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है ना, वो अपने हिसाब से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो प्रयोग की कक्षा है वहां पे जब वो सीखते हैं और कई सारी प्रैक्टिकली वर्क करते हैं या फिर खुद से अध्ययन कर रहे हैं, वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को कितनी भी देर पढ़ सकते हैं। तो क्या हो रहा है, वहां पे बाल प्रवृत्ति या बाल अपराध जागृत नहीं हो रहा है। बाल अपराध समझ ही रहे होंगे कि ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे उन्हें दंड दिया जा सके, या कुछ अलग से जो समाज के विपरीत कार्य हैं वो नहीं करता है। फिर बात करें तो विषयों में संबंध स्थापित करना, यानी जो यहाँ पे क्या होता है, जो टीचर्स हैं वो विषयों में, सब्जेक्ट में एक साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे अगर हम कह सकते हैं जो इतिहास का जो टीचर है वो क्या कर रहा है, ताजमहल के बारे में पढ़ा रहा है, तो भाषा का टीचर ये सोच लेगा कि हमने एक निबंध लिखवा दिया और उतनी विषय वस्तु को छोड़ देगा और आगे से पढ़ाना कुछ और पढ़ाना शुरू करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर इतिहास के टीचर ने कुछ लिखवा दिया है तो जो भाषा का शिक्षक है वो उतना नहीं लिखवाएगा, वो थोड़ा ही लिखवा देगा उस दिन, है ना। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं और विषयों में संबंध स्थापित कर लिया जाता है और एक साथ मिला के सिखाया जाता है बच्चों को। यहाँ पे क्या होगा, दैनिक, साप्ताहिक और कह सकते हैं माहवारी जैसे कुल मिला के बच्चे जो रियल लाइफ में जान रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके बेसिस पे उन्हें जज किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा। वो डेली लाइफ पे जो काम करते हैं या कह सकते हैं वीकली जो भी उन्होंने काम किए हैं, एक्चुअली अपने आसपास जो भी वो काम करते हैं उस बेसिस पे क्या किया जाएगा, उन्हें इवेलुएट किया जाएगा। वहीं अगर हम इनके दोषों की बात करें तो ये व्यक्तिगत विकास पे बात करता है कि बच्चों का क्या है, जब व्यक्तिगत विकास होता है तो बच्चे व्यक्तिवादी हो जाते हैं, एक तरीके से इंट्रोवर्ट हो जाते हैं एक तरीके से, और अभिमानी हो जाते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाता है किसी भी चीज को लेके कि वो किसी से बोलना नहीं चाहते, एक तरीके से कह सकते हैं इरिटेट हो जाते हैं किसी से भी जल्दी से, उन्हें सामाजिकता नहीं आती, तो उनके अंदर समाजीकरण का अच्छा विकास नहीं हो पाता है, वो लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, ज्यादातर वो अकेले से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या है वहां पे बच्चों का समाजीकरण नहीं हो पा रहा है, सोसाइटी के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये क्या है, इस पद्धति का दोष है। साथ ही में मौखिक शिक्षा नहीं दी जाती है तो बच्चे इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। मतलब अगर भाषा की कक्षा है, क्यों, क्योंकि बच्चा अलग से सीख रहा है, तो जब वो बोलते देखेगा या फिर खुद से बोलेगा एक्सप्रेशन के साथ में, है ना। जैसे हम भाषा की शिक्षा में भी देखते हैं कि जब पढ़ा रहा होता है टीचर, तो हम उसमें देखते हैं कि बच्चों को जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो टीचर ये देखे कि बच्चे उसकी तरफ देख रहे हो, कि कविता का भाव तो समझ में आना चाहिए, है ना। आत्म, एक तरीके से जो अभिव्यक्ति है वो किस तरीके से एक्सप्रेशन के साथ में की जाती है वो बच्चों को पता ही नहीं चल पा रहा है इस विधि में। साथ ही में जो हमारे टीचर्स हैं वो ट्रेंड टीचर्स की जरूरत है। अगर अपने विषय का मास्टर नहीं है तो ये पद्धति अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। यानी जो टीचर्स हैं उनको ट्रेंड होना चाहिए, कुशल होना चाहिए अध्यापकों को, तब जाके ये वर्क करेगी। ये मितव्ययी नहीं है, इसमें ज्यादा समय खर्च होता है, धन खर्च होता है, और साथ ही में देखिए पुस्तकें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं या प्रयोगशाला बनाने में भी कई सारा समय लग जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां हमारी जो किंडरगार्टन पद्धति है या जो मॉन्टेसरी पद्धति है वो प्राथमिक स्तर पर भी काम करती है, प्राइमरी लेवल पे काम करती है, जहां ये जो हमारी डाल्टन पद्धति है वो क्या करती है, माध्यमिक या फिर उच्च स्तर पे काम करती है। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई हो, कुछ चीजें समझ आई हो और आप लोगों की हेल्प हो पा रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।